गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका क्लास 10th का 11 चैप्टर है केमिस्ट्री के उसमें वही चैप्टर है जो मेन बचा हुआ था हमारा। नहीं तो हम लोग ऑफलाइन मोड में सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे, बस एक ही चैप्टर बच रहा था। आज हम उसको कंप्लीट करने की स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज है आपका चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम थोड़ी बात कर लें तो पुराने ज़माने में इतनी केमिस्ट्री के बारे में लोगों को पता नहीं था, उन्होंने पढ़ा नहीं था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ी सी बातें जानते थे लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातें जानते थे। उस हिसाब से उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो बेसिकली किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें तो वो बेसिकली क्या होते हैं? कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो एक धारणा और बनाई गई उस समय कि जिस कंपाउंड में कार्बन की प्रेजेंस होगी उसे हम ऑर्गेनिक बोलेंगे और जिसमें नहीं होगी उसे हम नहीं बोलेंगे। एग्जांपल के लिए बॉडी में पाया जाता है स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब में कार्बन की प्रेजेंस होती है तो इसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक हम उसको नहीं बोलेंगे जैसे आपके मेटेलिक कार्बोनेट्स हो गए, ठीक, कार्बन की ऑक्साइड्स हो गई, ये सब आपकी ऑर्गेनिक में नहीं आती। ठीक, इतना आपको याद रखना। ये बात हो गई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बेसिकली कैसे डिफाइंड हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी में पाए जाते हैं वो तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, जो बॉडी में पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और वो बनते कैसे हैं? उनको लेबोरेटरी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। वो बनते कैसे हैं? आपके वाइटल फोर्स के वजह से बनते हैं, जिसे एक्सप्लेन किया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी में। लेकिन वो थ्योरी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? 1828 में फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट से अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट किया तो उन्हें मिला यूरिया, जो कि आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपकी वाइटल थ्योरी फेल हो गई। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाइटल थ्योरी क्या थी, तो वाइटल थ्योरी पुराने जमाने में ये बताती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? वाइटल फोर्स से बने होते हैं। उन्हें हम लेबोरेटरी प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये ड्रॉबैक था। तो ये इसलिए यहाँ पे फेल हो गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1845 में जब कोल्बे ने प्रोड्यूस किया एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड यानी CH3COO, जिसके बारे में हमने डिटेल में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा भी है, उन्होंने इसको बनाया। तब वहां पे वाइटल फोर्स थ्योरी फिर से फेल हो गई। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? CH4 गैस भी प्रोड्यूस करी गई लेबोरेटरी में। तो वहां से हमें पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, उनके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो हमें मिलते कहाँ से। तो पहला सोर्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो पाए जाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक, ज्यादातर केस में। लेकिन हम उसे लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। अब बना सकते हैं, अब पॉसिबल है क्योंकि हम इतना इवॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो अब अगर हम सोर्स की बात कर लें तो मेन सोर्स आपके कौन से होंगे? प्लांट होगा, एनिमल होगा, कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, फर्मेंटेशन होगा, डिफरेंट दिए हुए आपके बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं, केवल सोर्स के नाम आपको याद होने
चलिए अब बात कर लें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस के बारे में। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंस के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या आता है, जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन की प्रेजेंस होती है। ठीक, कार्बन की प्रेजेंस होगी, पहला पॉइंट हो गया। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, प्रेजेंस नहीं होगी। ठीक, कार्बन की प्रेजेंस नहीं होगी। दूसरी बात कर लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, हम कम हीट में भी उसको तोड़ सकते हैं, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसा हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक, बॉन्डिंग की बात कर ले तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्डेड रहता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक में कैसी होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी जिसे हम बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट भी हो सकती है। ठीक, आइसोमेरिज्म की बात कर ले तो ऑर्गेनिक में आपका आइसोमेरिज्म शो होता है और इनऑर्गेनिक में नहीं शो होता। ठीक, ऑर्गेनिक की हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर और कलर होगा, इनऑर्गेनिक में नहीं होता। ठीक, अब इतनी बातें हो गई, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जो भी खेल हो रहा है वो कार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक, और कार्बन तो एक नॉर्मल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसा क्या उसमें स्पेशल है कि वो ऑर्गेनिक पूरी एक ब्रांच बना ले रहा है। यहीं से आपका डिवीजन होता है केमिस्ट्री का, एक बनती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक में पूरी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो केवल कार्बन से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट क्लियर करके चलिएगा, आगे आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। आगे जब आप क्लासेस में जाएंगे 11th में तो वहाँ पे ऑर्गेनिक पूरा पढ़ाया जाएगा, उसमें ये बेसिक पहले पढ़ा दिया गया है इसलिए नहीं बताया जाएगा, तो ये सब आप क्लियर रखिए। ठीक, तो अब इतनी बातें हो गई, आपको पता लग गया कि कार्बन की प्रेजेंस की वजह से आपका ऑर्गेनिक ब्रांच बन रही है। तो अब ऑर्गेनिक के बारे में बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक नई ब्रांच को बना रहा है जिसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो कार्बन, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम क्यों होता है। दो चीजों की वजह से होता है। पहला होता है आपका टेट्रावैलेंसी। ठीक, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 2,4। आउटर मोस्ट में होने चाहिए 8, डिफरेंस कितने का, 4 का, 4। अब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। ठीक, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ले नहीं सकता। ठीक है, एनर्जी का बहुत लॉस या गेन होगा, उतना ये ले नहीं पाएगा एनर्जी और ना उतना ये एनर्जी दे पाएगा, कैपेसिटी के बाहर है इसकी। तो ये क्या करेगा, फिर बॉन्डिंग करेगा, बराबर की शेयरिंग करेगा। ठीक, बराबर की शेयरिंग करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग बनाएगा। ठीक है, वो डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं, सेम एटम के भी हो सकते हैं। ठीक, बेसिकली ये जो बनाता है वो आपका हाइड्रोजन के साथ बनाता है ज़्यादातर, जिसे हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन के पास 4 है, तो ये एक इसके साथ बना लिया, फिर एक हाइड्रोजन इसके साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, तो ये फॉर्मूला बनता है CH4। अब यहाँ पे क्या है, बराबर की शेयरिंग भी है, तो अगर बॉन्ड टूटता भी है तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे जो कोवेलेंट बॉन्डेड की
कोवेलेंट बॉन्डेड एटम की खास बात होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई टेट्रावैलेंसी की, ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। वो डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं, सेम एटम के भी हो सकते हैं, लेकिन सेम एटम में भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल नहीं। ठीक, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का नाम आता है, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन या फिर इसका नाम होता है कैटिनेशन भी बोलते हैं या कॉनकैटिनेशन भी बोलते हैं। आपकी बुक में शायद से कैटिनेशन दिया हुआ है। तो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब अपने ही साथ बॉन्ड बना लेता है। जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन भी अपने साथ ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है, यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं होती। ठीक, ये कब काम आता है, जब दो CH3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तब यहाँ पे ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी काम आती है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं हायर फॉर्म में। ठीक, हायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 कार्बन हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ईथेन। ठीक है, तो ये चीज है कॉनकैटिनेशन। वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड था जिसमें वैलेंसी पूरी हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब इस तरह का कोई केस फंसेगा या फिर कार्बन कार्बन अपने साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक, एक लंबी चेन की इजाद कर देता है। ठीक है, जितने कार्बन चाहे उतने कार्बन जोड़ दें, उसके बाद क्या करें, हाइड्रोजन के साथ इनकी वैलेंसी पूरी कर दें, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई कैटिनेशन की। अब कैटिनेशन में भी 3 चीजें आती हैं। पहला आता है स्ट्रेट होगा चेन, की ब्रांच होगी, की साइक्लिक होगी। ठीक, स्ट्रेट चेन मतलब यही कार्बन चेन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, कार्बन 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 के साथ लगाते हुए कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, एक लंबी सी चेन बन गई जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक, लंबी सी चेन बन गई। ब्रांच का क्या मतलब है, यहां पे एक कार्बन क्या हुआ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जुड़ गए। ठीक है, स्ट्रेट चेन ना बनाए, जैसे पेड़ होता है, पेड़ में ब्रांचें निकली होती हैं जिसे शाखाएं बोलते हैं, वैसा ही कुछ ये स्ट्रक्चर बनाता है कि एक ये मेन पेड़ हो गया। ठीक, ठीक है, पेड़ का ये तना हो गया और ये तुम्हारी ब्रांचें निकल, इसलिए इसको ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं कि कार्बन खुद ही के साथ लिंक हो गया, लेकिन स्ट्रेट चेन में ना होकर के वो ब्रांच के फॉर्म में निकला। ठीक, साइक्लिक की बात कर ले तो साइक्लिक कैसा होता है, जिसका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक, रिंग शेप स्ट्रक्चर। अगर यहां से गिनना शुरू करेंगे तो फिर वापस यही लौट के आ रहे हैं, यहां से गिनना शुरू करेंगे फिर वापस लौट के यही आ रहे हैं, यानी कोई नंबरिंग नहीं कर सकते, इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो वो होती है आपकी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनता है, हाइड्रोजन के साथ, और जब सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम एल्केन बोलेंगे। ठीक, डबल बॉन्ड किसके साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ, जिसे हम बोलेंगे एल्कीन। ठीक, अब यहां पे गड़बड़ी हो गई, मैंने कर दी, आपने ध्यान दिया। ऑक्सीजन मैंने पहले बोला था, कार्बन की ऑक्साइड हम काउंट नहीं करेंगे ऑर्गेनिक में। ठीक है, ऑक्साइड नहीं काउंट करेंगे।
तो डबल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक, ये हो गया आपका एल्कीन। और अब बात कर लें एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी, इसकी भी 4 वैलेंसी, इसकी 2 कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पे बात हो गई कैटेनेशन की। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी दी हुई है जिसकी वजह से कार्बन बिहेव करता है, वो आपका आइसोमेरिज्म, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फॉर्मूला तो सेम रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, ठीक, ये है, इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सीमीथेन, ठीक। अब इसको हम चाहें, यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी C2H6O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, ठीक, तो उसे हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला टाइप वही होगा जो हम बात कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन, ठीक। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ही केवल बॉन्डिंग होगी, बस, और कुछ नहीं। उसमें बॉन्डिंग कैसी हो सकती है, अभी बात करेंगे कौन कौन सी। पहली एल्केन, दूसरी एल्कीन, तीसरी एल्काइन, ठीक, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपका आता है एल्कोहल। ठीक, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपका आता है एल्कोहल। ठीक, इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-। ठीक है, अल्कोहल की बात कर लें तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है OH। लास्ट में आपका OH लगा होगा और ये आपको क्या देता है, सफिक्स देगा OL। जो भी नाम होगा उसके एंड में आपका OL लग जाएगा। थर्ड है आपका एल्डिहाइड। एंड में आपका लगा होता है CHO। ठीक, सफिक्स क्या दे रहा होगा, AL। गलती यही होती है, आप यहाँ पे AL लगा देते हो, यहाँ पे OL। इसको याद रखना है, अल्कोहल का OL लिख लेगा, एल्डिहाइड का AL लिख लेगा।
ठीक है, इसका एंडिंग का निकलता है, इसका स्टार्टिंग का निकलता है। फोर्थ है आपका कीटोन। कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन का फॉर्मूला बनता है, अब यहाँ पे कार्बन की कुछ भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन मिडिल में क्या होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इसका सफिक्स निकलेगा ONE। ठीक, ये सब चीजें याद कर लीजिएगा, आगे अभी काम आएंगी जहां हम नेमिंग की बात करेंगे। अब आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक की अगर हम बात करें तो एंडिंग में आपका जुड़ा होता है COOH और सफिक्स आपको मिलता है ओइक एसिड। ठीक है, अब बात कर ले ईथर की, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, ठीक। अब कीटोन और ईथर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ठीक है, बस अंतर इतना ही है, और इसमें आपको क्या मिलता है, ऑक्सी, यानी अगर ये CH3 है और ये C2H5 है तो हम छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो छोटा वाला कौन सा होगा, CH3, इसके साथ हो जाएगा मिथॉक्सी और ये हो जाएगा ईथेन। ठीक, अभी नेमिंग में डिटेल में बात करेंगे। अब आ जाए हैलाइड पे, जो आपका लास्ट है हैलाइड। हैलाइड में क्या होता है, आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ जाते हैं और उनके हिसाब से नेमिंग हो जाती है। ठीक है, एंडिंग में से आपका ClBrIF जुड़ जाता है और आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स बन जाता है। ठीक, हेलो एल्केन मतलब एल्केन के पहले हेलोजन जुड़ जाएगा, एल्केन में हेलोजन जुड़ जाएगा, या बेंजीन या क्लोज स्ट्रक्चर में हेलोजन जुड़ जाएगा, तो उसे हम स्पेसिफिक नेम करते हैं हेलो एल्केन, एंड क्लोज स्ट्रक्चर की बात करें तो हेलो एरीन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, हाइड्रोकार्बन को इस क्लासिफाई कैसे कैसे किया जाता है। हम क्लासिफाई कैसे करेंगे हाइड्रोकार्बन को, पहला है आपका एलिफैटिक और ये है आपका एरोमेटिक। एलिफैटिक एरोमेटिक मतलब एलिफैटिक में आपके चेन स्ट्रक्चर आएंगे, एरोमेटिक में आपके क्लोज स्ट्रक्चर आएंगे, बस इतनी सी बात है। इसमें एलिफैटिक में ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ठीक, और ये आपका केवल क्लोज स्ट्रक्चर होगा, यानी रिंग शेप स्ट्रक्चर जो भी होंगे। अब एलिफैटिक में आपका दो चीजें होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बचपन से पढ़ते आए हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये भी पता होगा। इसमें आते कौन कौन से हैं, सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। एरोमेटिक, एरोमेटिक में आपके दो होते हैं, एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक ठीक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। यहां पे एरोमेटिक का मतलब बेंजीन से, ठीक, तो ये हो गई बात। अब साइक्लिक में तीन तरीके के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एलिफैटिक इसको आप साइक्लिक कर लीजिए याद से, ठीक है। साइक्लिक में आपके तीन तरीके आते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बस स्ट्रक्चर क्लोज होगा, और एक जो आपका सिंगल बॉन्डेड है उसको आप ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जांपल आपकी बुक में अच्छे से दिए हुए हैं, उसमें से देख लीजिए। अब बात कर ले एल्काइल ग्रुप की, जो इसके बाद का टॉपिक है। एल्काइल ग्रुप में क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल एल्केन जो आपके होते हैं जैसे CH4,
C2H6 C3H8, इसमें से एक एक हाइड्रोजन हटा देना है और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देना है, यानी ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, ये C2H5 में, ये C3H7 में। अब यहाँ OH CHO जो भी आप कार्बोक्सिलिक या फंक्शनल ग्रुप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक। तो ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आता है, क्या होता है, द फॉर्मूला दैट शो हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर लिंक्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, यानी उसकी बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है। वो जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा, यानी सारी बॉन्डिंग क्लियरली शो हुई हो, तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ना कि इस स्टेट में। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, तो ये होगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक। आपको यही आदत पड़ी रहती है, इसलिए आपको लगता है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, लेकिन ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। बॉन्डिंग हमेशा ऐसी ही होती है और इसी में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। अब आइसोमर्स की बात कर लें तो आपकी रिड्यूस सिलेबस में केवल आपका बचा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी आपके दो ही है, एक है पोजीशन और एक है चेन, ठीक। एक है पोजीशन और एक है चेन, ठीक। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग उसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, पहले हम बात कर लेते हैं चेन की, तो चेन एक सिंगल चेन होगी, उसको हम तोड़ के ब्रांच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके कहलाएंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। यानी चेन को हमें ब्रांच में कन्वर्ट करना है और जितनी तरीके की ब्रांच हम बना सकते हैं बनाएंगे, ठीक। वो होंगे आपके चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जितने बना सकते हैं हम उतने बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें पेंटेन, ठीक है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, 5 कार्बन होंगे, ठीक, ये फॉर्मूला बनी। ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया कि हम इसको खोल रहे तो एक लंबी सी कार्बन की चेन बनेगी, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर होगा। दूसरा कौन सा एग्जिस्ट करेगा, दूसरा कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब क्या होता है, CH3 CH CH3 CH2, यानी ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर बन के आता है, ये वाई शेप, ठीक, इसे हम बोलते हैं आइसो, ठीक। ये वाई शेप को ही हम आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये पेंटेन का ही हो गया 1 2 3 4, ठीक, ये पेंटेन का नहीं हुआ। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक, दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, ठीक, 3 3 6 3 9 3 12। तो ये आपका हो गया एक आइसो स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे आइसो। एक और होता है नियो। अब नियो क्या है, ये होता है नियो, जब एक कार्बन के सराउंडिंग में जो स्पीशीज लग रही हैं वो सेम CH3 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 CH3,
या C2H5 हर जगह लगा होता तब भी हम उसे नियो बोलते, लेकिन यहाँ CH3 यहाँ C2H5 है तो हम उसे नियो नहीं बोलेंगे, सेम होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम नियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया चेन आइसोमेरिज्म, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, ये आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। अब आ जाते हैं पोजीशन पे और इसी के साथ अपने आज के लेक्चर को खत्म कर देते हैं। पोजीशन में क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा। कब होगा, जब डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज करते हैं, जैसे ब्यूटीन, ठीक, ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ये होगा। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को हम इधर भी ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब इसको हम इधर भी लेके आ सकते हैं, तो क्या बनेगा, तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बस याद क्या रखना है, सिंगल बॉन्ड में नहीं होता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होता। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।